देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से आप सभी ने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की सभी महत्वपूर्ण क्लासों को आपने निःशुल्क पाया और इसके अतिरिक्त हमने आपको अनसोल्ड पेपर भी उपलब्ध करवाए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे चैप्टर की जो आपकी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उस अध्याय का सार क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और कौन सी चीज़ें अति महत्वपूर्ण हैं, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास महा मैराथन की है, मतलब एक ही अध्याय को एक ही वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ टॉपिक वाइज नहीं है, अध्याय वाइज है। तो यहाँ पर हम आपका आज दूसरा अध्याय देने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए, और ये अध्याय कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि ये अध्याय आपके भी सिलेबस के अंतर्गत है और ये आपके इसमें भी पूछा जा सकता है। देखिए, अम्ल की परिभाषाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अम्ल की कई सारी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जो नीले लिटमस को लाल कलर में बदल देते हैं वो भी अम्ल होते हैं। जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं वो भी आपके आयन होते हैं, ठीक है। और एसिड जो अम्ल होता है उसका इंग्लिश में हम लोग एसिड बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है क्या है, खट्टा। और ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, ये शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। अब आपके प्रश्न ये आ सकते हैं कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार भी पूछे जा सकते हैं, सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार भी पूछे जा सकते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रबल अम्ल यदि पूछता है तो आपके HCl H2SO4 और HNO3 HCl H2SO4 और HNO3 ये आपके प्रबल अम्ल हैं। अगर दुर्बल अम्ल पूछा जाता है तो CH3 COOH लैक्टिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल ये आपके दुर्बल अम्ल हैं। सांद्र अम्ल पूछे जाते हैं तो सांद्र किसे कहते हैं, सांद्र जिनमें आपकी अम्ल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। जैसे H2SO4 की बात करूं, यदि हम 1% H2SO4 और 99% पानी ले लें तो वो आपका दुर्बल बन जाता है, या फिर आप कह सकते हैं उससे हम तनु कह सकते हैं, दुर्बल नहीं, हम उसे तनु कह सकते हैं। और यदि 99% आपकी H2SO4 की हो और 1% पानी की हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, सांद्र बन जाता है। तो सांद्र और तनु में आप फर्क बता सकते हैं। क्षारक किसे कहते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, और जो जल में OH- आयन देते हैं ये सभी आपके क्षारक कहलाते हैं। अब प्रश्न आपको आ सकता है प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक के नाम बताइए। तो प्रबल क्षारक में आपके NaOH KOH और CaOH का होल ट्वाइस ये आपका प्रबल क्षारक है, और दुर्बल में NH4OH। तो ये आप याद रखिएगा, ये वो प्रश्न है, ये वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो पेपर में आपके पूछी ही जानी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप सभी छात्रों से एक अनुरोध है, जो भी बच्चे नए हों, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हों, या फिर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ बना ही आपके लिए है। आपकी सभी क्लासों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे यहाँ से मिलेंगे जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें। जितने लोगों ने अभी तक शेयर ना किया हो तो शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए भी नहीं, लेकिन आपके उन सारे दोस्तों के लिए भी है जो आपकी इस क्लास में पढ़ते हैं। तो इन वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, जो हमारा मेन मोटो है। हमारा उद्देश्य है ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से भी आपको ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि आपको ऑफलाइन में नहीं मिल पाई है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। इसमें आप हमारा सपोर्ट करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। देखिए, क्षार को देखिए, क्षार कहते किसे हैं, प्रकृति कैसी होती है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे आपका NaOH KOH और MgOH का होल ट्वाइस। लवण किसे कहते हैं, लवण अम्ल व क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो आपके ये प्रश्न बार बार पूछे जा सकते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा बताइए, या अम्ल, क्षार और लवण में अंतर बताइए। तो एक अंतर तो परिभाषा का हो गया, दूसरा अंतर इनका उदाहरण का हो गया। दो ही अंतर आपके पर्याप्त हैं, क्योंकि 2-3 नंबर से ऊपर ये प्रश्न नहीं आएगा। अगला है सूचक किसे कहते हैं। सूचक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, ठीक है। सूचक किसी दिए गए अम्ल विलयन में
अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण सूचक जो हैं वो देख लीजिए। कुछ सूचक होते हैं प्राकृतिक सूचक, जो मतलब प्रकृति में पहले से पाए गए हैं। कुछ होते हैं आपके कृत्रिम सूचक, संश्लेषित इनको कहते हैं, वो जो हम लोग बनाते हैं। और कुछ होते हैं गंधी सूचक। इनको समझ लेते हैं। प्राकृतिक क्या कहलाते हैं? ये पौधों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गई, और हाइड्रेंजिया पौधे के फूल हो गया, हल्दी हो गया। आप देखते होंगे हल्दी को जब चूने में मिलाते हैं तो रंग आपका लाल हो जाता है, जबकि पीला होना चाहिए लेकिन लाल हो जाता है। ये भी आपको सूचक है जो कि रंग बदल देते हैं। कुछ हैं कृत्रिम सूचक, जैसे मेथिल और ऑरेंज हो गया आपका, फिनोल्फ्थालीन हो गया। इसे हम लोग रासायनिक पदार्थ भी कहते हैं। और गंधी सूचक में क्या है? इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया। ठीक है। अब इसमें अगर परिवर्तन पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। ये देखिए तीनों दिए गए हैं। लिटमस पेपर होता है वो कैसा होता है? अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लाल हो जाता है, और क्षार के साथ नीला हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है वो अम्ल के साथ लाल हो जाता है और क्षार के साथ हरा हो जाता है। हल्दी में अम्ल में कोई बदलाव नहीं होता, यदि अम्ल में मिलाते हैं तो कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन क्षार के साथ क्रिया करती है तो ये लाल हो जाती है। हाइड्रेंजिया के जो फूल हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करके नीले हो जाते हैं, जबकि क्षार के साथ क्रिया करके गुलाबी हो जाते हैं। फिनोल्फ्थालीन आपका रंगहीन होता है अम्ल के साथ, लेकिन जब क्षार के साथ जाएगा तो गुलाबी हो जाता है। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज आपका लाल होता है अम्ल के साथ, लेकिन क्षार के साथ पीला हो जाता है। प्याज का रस, इसमें तीक्ष्ण गंध होती है अम्ल के साथ क्रिया करने पे, लेकिन क्षार के साथ कोई गंध नहीं होती है। वेनिला, इसमें भी इसी प्रकार की तीक्ष्ण गंध होती है, लेकिन इसमें कोई गंध नहीं होती है। लौंग का तेल में भी समान गंध होती है और इसमें कोई गंध नहीं होती क्षार के साथ में। तो ये आपकी पूछे जा सकते हैं, आपके महत्वपूर्ण भी हैं। ये आपके अम्ल और क्षार के गुण भी पूछे जा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन बनाती है। अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करके लवण वो हाइड्रोजन बनाती है, और क्षार किसी धातु के साथ क्रिया करके ये भी आपके लवण और हाइड्रोजन बनाती है। इसमें बाकी ये महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा है आपका जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेट से जब क्रिया करता है तो लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। ये चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण है। अम्ल जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण भी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा और जल भी बनाएगा। ध्यान दीजिएगा इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल अवश्य बनता है। इसका समीकरण भी दिया गया है, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट इक्वल टू लवण प्लस CO2 प्लस जल। तो आपको CO2 और जल तो बनाना ही बनाना है। जैसे दूसरा भी हम देखिए क्या लिखा है, HCl प्लस NaHCO3। तो क्या बना? NaCl बना, CO2 बना और H2O बना। ठीक है, ये दूसरा प्रयोग था। सबसे पहला हमने आपको बताया कि अम्ल जब किसी धातु के साथ क्रिया करता है, अम्ल जब किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन बनाता है। लेकिन अम्ल जब किसी धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। ठीक है, क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है इसकी। ठीक है, अब अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये आपकी काफ़ी बार पूछी गई है। इसमें आप लिख सकते हैं कि जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, लवण और जल बनाते हैं तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ से परिभाषा हो जाएगी। लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो आपको बना देना है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके, यहाँ से है आपका ये पर, यहीं से परिभाषा बन जाएगी। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं तो ऐसी क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कोई भी एक समीकरण लिख दीजिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। ठीक है, अगला है जब अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो भी आपका लवण एवं जल बनता है। तो आपको दुनियादारी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ वो चीज़ लिखनी है जो चीज़ आपको याद करनी है।
तो ये लिखना है समीकरण कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। अगला देखते हैं, आधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, इसमें भी आपका लवण और जल ही बनता है। अब ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। आपका और क्या चीज़ महत्वपूर्ण है इसमें, हाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षार एवं अम्ल की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो आप लिख सकते हैं किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसमें उत्पन्न H+ आयन और OH- आयनों पर निर्भर करती है। ये आपका प्रश्न इसमें बन रहा था, महत्वपूर्ण भी है। अगला पीएच स्केल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जानते होंगे कि पीएच से ही हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा विलयन अम्लीय है कौन सा क्षारीय। अगर हम एक पीएच स्केल ले लें, इस तरह यहाँ लिख दें 7 और यहाँ 1 2 3 4 इस तरह लिख दें और यहाँ हम 14 तक चले जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा जो 7 से नीचे होंगे वो सभी आपके अम्लीय होंगे, ठीक है। जो 7 से ऊपर होंगे वो सभी क्षारीय होंगे और जो 7 होगा जिसका पीएच मान वो आपका उदासीन हो जाता है। जैसे शुद्ध जल हमारा उदासीन माना जाता है। तो इसमें देख सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच एक स्केल विकसित किया गया। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया। इसी स्केल को पीएच स्केल भी कहते हैं, ठीक है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह कैसा होगा, सात से कम है तो आपका अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा और अगर 7 है तो आपका उदासीन होगा। तो देखिए ये 7 है तो उदासीन है, यहाँ पर आपका पीएच मान बताया गया है 7 से कम तो ये आपका अम्लीय हो गया, 7 से अधिक है तो ये आपका क्षारीय हो गया, ठीक है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो वो विलयन कैसा होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो विलयन आपका अम्लीय होगा क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, तो आप लिख सकते हैं पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो यह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। यहाँ पर 2 प्रश्न बने आपके, अम्लीय वर्षा भी पूछ सकता है तो आप लिख सकते हैं कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो यह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ये प्रश्न आपका 2-3 प्रश्न बन रहे थे इसमें जो महत्वपूर्ण थे। अगला मिट्टी के पीएच मान भी पूछा जा सकता है। तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे आप लोग खाद बीज डालते हैं, कुछ समय बाद पौधे की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो उसमें समझ लीजिए पीएच मान उसका क्षरण होने लगा है। तो आप लिख सकते हैं इसमें अच्छी उपज के लिए पौधों को विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान पर मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो जाता है तो किसानों को आवश्यकता अनुसार उसमें अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाने होते हैं। आप देखते होंगे उसमें खाद वगैरह डालते हैं, डीएपी यूरिया ये सब क्षारीय होती हैं, तो जब ये डालते हैं तब उसमें पैदावार अच्छी होती है। हमारे तंत्र का पीएच मान कैसा है, आप देखते होंगे कभी कभी हमें खट्टी डकार जाती हैं तो वहाँ पर भी अम्लीय मात्रा का बढ़ जाना होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचक में सहायक होता है। मतलब HCl हमारे शरीर में स्वयं उत्पन्न होता है और यही HCl हमारे भोजन को पचाता है। यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे खट्टी डकार आने लगी और उल्टी की संभावना होती हैं। अपच की स्थिति में, उदर स्थिति में, अपच मतलब जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर पचा नहीं पाते हैं तो अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है जिससे उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। एंटासिड का मतलब आप लोग दुनिया भर की चीज़ें लेते होंगे, क्या कहते हैं, जैसे हाजमोला भी लेते हैं, जैसे आप लोग इनो वगैरह भी लेते हैं, तो ये सब चीज़ें। अगला है पीएच के कारण ही हमारे
मुंह में दांत गिरने चालू हो जाते हैं। मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत को गिरना आरंभ हो जाता है। ये प्रश्न आपके इतने महत्वपूर्ण हैं कि परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस पूरे अध्याय को। इसलिए महामैराथन एक दिन एक अध्याय कंप्लीट आपको दिया जा रहा है, ताकि आप पूरा अगर अब कापियों से पढ़ने का टाइम नहीं रह गया कि अब आप नोट्स निकालें, उसको पढ़ें, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप अध्यापक का सहारा लें, क्योंकि आपके पास समय कम से कम है। जिन बच्चों ने वर्ष भर पढ़ाई नहीं की है वो भी अगर 4 दिन पढ़ाई कर लेंगे तो उनके पास की गारंटी हमारी है। अगला देखिए, इसमें दांतों का एनेमल मतलब कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। हम अपने दांतों से कुछ भी काट के खा सकते हैं, मतलब ये हमारे दांत शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, लेकिन जो क्या है, जो जल में नहीं घुलता, मतलब दांत हमारे जल में नहीं घुल सकते हैं। लेकिन मुंह का जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत भी संचालित होने लगते हैं। संचालित का मतलब धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्षारकी दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। क्षारकी के मतलब कुछ लोग तम्बाकू वाला भी करते हैं, कुछ लोग और अन्य और भी मंजन आते हैं। अगला है पशुओं और एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा लगाने से आराम मिलता है। ये भी इसी कारण है। जब आप मधुमक्खी कोई डंक मार देती है तो उस स्थान पर या तो आप लोहा रगड़ लो तो वो भी क्षारकी होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो कि बेकिंग सोडा उसको आप वहाँ पे डाल दो, उसको रगड़ने के बाद में आपको आराम का अनुभव होगा, ठीक है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण थे आपके इस अध्याय में। अगला है लवड़ों का पीएच मान क्या होता है, तो जिसका वैसे ये पूछा नहीं जाता है लवड़ों को, ये हम छोड़ रहे हैं। अगला है साधारण नमक से रसायन। ये आपके आ सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनमें से आपके 100 में 100% कम से कम 2 प्रश्न आपके फंसेंगे इन 5 पॉइंटों से। इसमें से आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी और आपके प्री बोर्ड में भी 2 प्रश्न जरूर से जरूर फंसने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, इसको बनाने की विधि बताओ और इसका उपयोग भी बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम या फिर कहते हैं ये रासायनिक नाम ही है। इसका सूत्र होता है, अणुसूत्र NaOH होता है। और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि बताइए या फिर क्लोर क्षार प्रक्रिया बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो ये आपको याद रहेगी परिभाषा। समीकरण जरूर लिखिएगा, अगर समीकरण नहीं लिखा तो आपने सब कुछ सही लिखा तो अभी प्रश्न का उत्तर काट दिया जाएगा। तो यहाँ पर NaCl + H2 = NaOH + Cl2 + H2। आपको देखिए लिखना तो संतुलित समीकरण है, लेकिन कभी अगर आप संतुलित नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपका कहीं ना कहीं प्रश्न सही माना जाएगा, क्योंकि आपने जो लिखा है वही बोला है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl H2O = NaOH + Cl2 + H2। अगर संतुलित कर देंगे तो और भी बेहतर होगा आपका, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा जितना आपने करेक्ट लिखा है उतना अच्छा नंबर मिलेगा। और यहाँ पे उसका उपयोग क्या है, ईंधन के रूप में भी किया जाता है, जल की स्वच्छता के रूप में भी किया जाता है, PVC के रूप में भी, PVC बनाने में किया जाता है, CFC में होता है, इस्पात की सफाई में होता है, औषधियों में होता है, धातुओं को ग्रीस हटाने के लिए होता है, साबुन में होता है, कागज़ बनाने के लिए होता है, व्यंजक चूर्ण के लिए होता है, घरेलू व्यंजन के लिए होता है, वस्त्र व्यंजन के लिए होता है। ये सब चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत हैं। तो उपयोग में आप 1-2 उपयोग भी लिख देंगे तो आपके कहीं ना कहीं आंसर का पूरा नंबर मिलेगा। व्यंजक चूर्ण का देखिए, व्यंजक चूर्ण में देख लीजिए, शुष्क बुझे हुए चूने पर यदि क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो हमारे पास व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस ये आपका शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र है। इसमें अगर हम Cl2 की क्रिया करवाते हैं तो हमें मिल जाता है CaOCl2 + H2। इससे छोटा तो आपको आपके कोचिंग में भी नहीं लिखवाया गया होगा,
और इससे छोटा आपको स्कूल में भी नहीं लिखा गया होगा, लेकिन नाम नंबर आपको उतने ही मिलने हैं। बहुत ही संक्षेप में बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर पूरे मिलने वाले हैं और आंसर के नंबर भी पूरे मिलने वाले हैं। इसका उपयोग देख लीजिए, जो पूछा जाता है वस्त्र उद्योग में, कागज़ की फैक्ट्री में, रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने में व्यंजक चूर्ण का उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले में। बेकिंग सोडा देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इतनी चीज़ों को मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा क्या, बेकिंग सोडा, NaSCO3। तो आप लिख सकते हो इसमें कि यह एक दुर्बल असंचारक क्षारक है और इसको पुनः गर्म करने पर, खाना ये लिखा हुआ है आपका, खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। तो NaHCO3 को जब गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्राप्त होता है। इसके बाद में इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होती है। इसका उपयोग पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं बेकिंग पाउडर के रूप में, और सोडा अम्ल मतलब अग्निशामक में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और पाव रोटी या केक खमीर उठ जाता है, इसमें भी ये स्पंजी के रूप में, स्पंजी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये 2-3 उपयोग आप लिख सकते हैं। बेकिंग पाउडर आपने लिख ही लिया है। बेकिंग पाउडर को आप जानते हो कि अपने घरेलू उपयोग में लाते हैं, इसको हम लोग मीठा सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, सोडियम कार्बोनेट का यदि हम क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमें धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। यह एक क्षारकीय लवण है। देखिएगा, धोने का सोडा को हम लोग दोबारा देख लेते हैं इसको। सोडियम कार्बोनेट का यदि हम पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। आपको यही परिभाषा लिख देनी है। अगर पूछता अणु सूत्र बताइए इसका, तो आप लिख सकते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। ये आपका धोने का सोडे का अणु सूत्र है। ये एक क्षारकीय लवण होता है। इसका उपयोग जो है कांच, साबुन, कागज़ उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स उत्पादन में होता है, घरों की साफ सफाई में भी होता है, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। और ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, रासायनिक समीकरण नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपको उत्तर के नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने परिभाषा नहीं भी लिखी और समीकरण लिख कर आए हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल सकते हैं, लेकिन अगर समीकरण नहीं लिखा, सिर्फ परिभाषा लिखी, तो हो सकता है आपके पूरे नंबर कट जाएं। तो आपको समीकरण जरूर लिखना है, क्योंकि रासायनिक विज्ञान आपकी समीकरणों पर ही टिकी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इस वर्ष के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं को त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट POP बना देता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें CaSO4 इंटू हाफ H2O। समीकरण यही होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1/1/2, मतलब 1.5 पॉइंट होंगे इसमें H2O के, ये मिलकर बना देते हैं आपके जिप्सम का निर्माण करते हैं। ये आपका सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान कर देता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह, इस तरह आप देखते होंगे हाथों में जो प्लास्टर, पैरों में प्लास्टर चढ़ता है, जब हड्डियां टूट जाती हैं तब यही होता है, जिप्सम ही होता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने में होता है, सजावट के सामान के लिए होता है। इसका उपयोग किसी सतह को चिकना बनाने के लिए, मतलब घर की आप देखते होंगे जो डिजाइनें बनी होती हैं काफ़ी हद तक प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाई जाती हैं आपकी। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण आपके प्रश्न जो आपके इस पेपर में आ सकते थे। ये महामैराथन क्लास है, तो हमारा उद्देश्य था पूरे अध्याय को हम सिर्फ एक वीडियो में कवर करें, हमने किया है। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रश्न भी हम बता रहे हैं जो आपके पेपरों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है। यदि नहीं मिलता है तो आप हमें बताइएगा, उसका आंसर हम आपको बताएंगे। तो ये वैसे हम बता चुके। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? अंडे के छिलकों को नाइट्रिक अम्ल में डालने से क्या होगा?
बेकिंग पाउडर के दो अवयवों के नाम लिखिए। पाचन क्रिया के दौरान पीएच कितना होता है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई हैं। लेकिन ये प्रश्न आपको स्वयं भी तैयार करना है, ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर का मतलब 1 से 2 लाइन लिखनी होती हैं। सोने को घोलने के लिए कौन सा विलयन उपयोग करते हैं? अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन क्यों हो जाती है? अगला है आपका, जब सांद्र अम्ल को जल में डाला जाता है तो प्रक्रिया ऊष्मक्षेपी होती है, ऊष्मशोषी। और क्लोर क्षार मैंने आपको बताया था अभी, क्लोर क्षार प्रक्रिया से किस उत्पाद का उपयोग व्यंजक चूर्ण बनाने में होता है? तो ये भी हमने आपकी अभी बताई थी कुछ देर पहले। ये आपके अति महत्वपूर्ण है 1 नंबर में। 2 नंबर में देखिए, वो किताब है जिससे आपके परीक्षाओं में प्रश्न छाटे जाते हैं और बहुत ही संक्षेप में चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप इतना भी तैयार नहीं कर सकते हैं तो ये मान के चलिए कि आप कुछ नहीं तैयार कर पाएंगे, क्योंकि एक एक अध्याय को समाप्त करने के लिए 20-20, 25-25 पेज समाप्त हो गए, लेकिन यहाँ पर 20 मिनट में ही पूरा वीडियो समाप्त हो गया। और इतना ही तैयार करके जाते हैं तो अभी पेपरों में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं वो प्रश्न आपको ज़रूर देखने हैं। और सभी बच्चे, यदि अभी तक आप लोगों ने शेयर ना किया हो तो अभी दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि ये भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। परीक्षाओं का समय है और एक हेल्पिंग नेचर रखिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों का बेनिफिट हो सके और अधिक से अधिक बच्चों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे जुड़कर बच्चे निःशुल्क एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, देखिए, व्यंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध तेज क्यों हो जाती है और यह पानी में पूर्णतः घुलनशील क्यों नहीं होता है? और इसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इससे जिप्सम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? दंत मंजन किस प्रकार दंत क्षय को रोकता है? हमने आपको बताया था, क्षारकी होता है इसलिए दंत क्षय को रोकता है। खट्टे पदार्थों से बर्तनों को अच्छी से साफ क्यों कर देते हैं? केक को मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए उसमें सफ़ेद पाउडर डाला जाता है। इस सफ़ेद पाउडर का नाम बताओ। तो आपको भी पता है, बेकिंग पाउडर है लिए। दही और खट्टे पदार्थों को तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता है? ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण आ सकता है। क्षार व क्षारक में अंतर बताइए। क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? अगला है, इसमें ये महत्वपूर्ण है, पीएच मान किसे कहते हैं? निम्न की अभिक्रिया में पीएच मान कितना होगा? दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार में और प्रबल अम्ल प्रबल क्षार में। यह भी हमने आपको बताया है। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? वैसे ये प्रश्न आपका इतना ही आ सकता है, इतना है तो 5 नंबर में। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या आ सकता है? देखिए, आपके आंसर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के आंसर आपके ये है। धोने का सोडा का दिया गया है आपका। ये 2 प्रश्न थे आपके, दोनों के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं इसमें। अगर आप ना कर पाए तो आप देख लीजिएगा इससे, ठीक है। पहला प्रश्न ये था आपका, इसके कोई 2 उपयोग लिखिए। और इसमें लिखा है ना, पदार्थ का नाम व सूत्र लिख 10 जल के अणु होंगे। तो इसका आपको आंसर आपने दे दिया है। एक इसका हमने आंसर दे दिया है, तो ये आपके लिखे हुए, चाहे तो आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद में हमारा स्टार्ट होता है तीसरा अध्याय, लेकिन तीसरा अध्याय हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तो यदि सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करते हैं, यदि आपको लगा है कि इससे आपने कुछ सीखा है और आपको परीक्षाओं में कुछ बेहतर मिलेगा, तो आप कृपया एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं लास्ट बार आपसे बोलता हूँ कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी दोस्तों से भी करवाएं, क्योंकि यहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं तक के आप सभी क्लासों की तैयारी करेंगे। इसके अतिरिक्त जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल वीडियोज़ मिल रही हैं जो कि उनके कंपटीशन की परीक्षाओं में काम देंगी। तो यदि किसी बच्चे की विशेष कमजोरी है किसी विशेष विषय में, तो वो 9919425442 इस नंबर पे आप अपना नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा
और अपनी किस विषय की कमजोरी है उसको आप हमारे साथ साझा करें। हमारा प्रयास रहेगा आपके उस विषय से संबंधित जितने भी ई नोट्स होंगे और मॉडल पेपर होंगे हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आपका बेहतर रिजल्ट ही हमारी शुभकामनाएं हैं और यही हमारी कामना है कि आप आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें। धन्यवाद।